नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं हफ्ते की फिक्र से। आज महिला दिवस है और इस मौके पर पूरी दुनिया में महिलाओं ने अपने हक की आवाज बुलंद की। आज हम आपको ये आवाज तो सुनाएंगे ही, साथ में एक सवाल भी उठाएंगे कि घर के कामकाज में जिंदगी खपा देने वाली महिलाओं को भी सैलरी का अधिकार क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल। महिला दिवस पर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला मार्च निकाला और नारा दिया, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। राम राम से हरे कृष्ण तक की सियासत का आज विश्लेषण करेंगे। आज चलेंगे जम्मू कश्मीर की रोहिंग्या बस्ती में और वहां पर घुसपैठियों की हो रही पहचान पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इनको शरणार्थी मान लेने की राजनीति क्यों हो रही है, ये समस्या बहुत जरूरी है जानना। एलएसी पर थोड़ा पीछे हटने के बाद चीन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही अरुणाचल प्रदेश तक चीन की बुलेट ट्रेन पहुंचने वाली है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आ रहे ड्रैगन के विस्तारवाद के इस खतरे को जानेंगे। और फिक्र की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से। उत्तराखंड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इससे पहले सीएम रावत ने अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। क्या कुछ होने वाला है उत्तराखंड में, सोचने वाली बात है। खैर, आज देश की सभी महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब हमारे समाज का हर पुरुष बेहतर होगा। कोई भी दिन या दिवस हमें अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने, नए सवाल उठाने और उसका जवाब तैयार करने का मौका देता है। आज महिला दिवस पर हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या एक हाउसवाइफ को उसके काम के बदले सैलरी मिलनी चाहिए? पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। All mothers, they just sacrifice so much for their kids. So the profession which deserves the highest salary, the highest respect and love, should be of a mother. Which profession deserves the highest salary and why? वर्ष 2017 के मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिलनी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, एक माँ को, क्योंकि उसका त्याग बहुत बड़ा होता है। दरअसल एक महिला कई भूमिकाएं एक साथ निभाती है। वो माँ के साथ साथ बेटी, बहन, बहू और पत्नी भी हो सकती है। लेकिन इन रिश्तों के अलावा घर से उसका एक और रिश्ता होता है, वो गृहिणी भी होती है। कहने को वो गृह लक्ष्मी होती है, गृह स्वामिनी होती है, गृह शोभा होती है, लेकिन हकीकत में उसे सातों दिन 24 घंटे गृह सेवा में लगे रहना पड़ता है। लेकिन क्या इस काम के बदले उसे वेतन या कोई भत्ता मिलना चाहिए? ये बहस पुरानी है, लेकिन एक चुनावी ऐलान की वजह से महिला दिवस के दिन दोबारा शुरू हो रही है। डीएमके ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा कि वो सत्ता में आई तो हर राशन कार्डधारी गृहिणी को प्रति महीने 1000 रुपये देगी। कुछ दिनों पहले मशहूर एक्टर और राजनेता कमल हसन की पार्टी ने भी वादा किया था कि तमिलनाडु में उनकी सरकार आई तो हाउसवाइफ्स को सैलरी मिलेगी। कांग्रेस के शशि थरूर ने इस आइडिया की सराहना की थी और कहा था कि इससे समाज में होममेकर से काम को सम्मान और पहचान मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर खुद महिलाओं का क्या कहना है। उनको एक मिनिमम वेज मिलनी चाहिए अपने बच्चों को संभालने के लिए, जब तक वो अपने आप को संभालने के कैपेबल नहीं है, अगर उनको अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाना है। फैमिली में हर पर्सन का एक रोल होता है, तो जैसे मेरे घर में भी इक्वालिटी मैं अपने घर में देखती हूँ। जैसे इम्पोर्टेंस होता है, मैं मानती हूँ कि इम्पोर्टेंस मेरी मदर होम मेकर है, उनको इतनी नहीं मिलती होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग भी उन पर। पे करना और वेजेस देना ये सही शब्द नहीं है। और रही बात कहीं और वुमेंस की जो बाहर वर्क कर रही हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्राइस और या सैलरी फिक्स हो जानी चाहिए कि नहीं, इसके अलावा हम इतने पर्टिकुलर इसको नहीं दे सकते, इसके नीचे नहीं दे सकते। एक ऐसा पैसा जिसके सिर्फ उनका ही हक हो और उनका ही अधिकार हो, मैं मानती हूँ कि उन्हें भी एक घर के काम के करने की पैसा मिलना चाहिए। बिना कुछ एक्सेप्ट करे करती है वो, तो उनको इस तरह से पैसे देने चाहिए। मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए कि उनको काम करने के बदले दिया जा रहा है, बल्कि ये दिखाना चाहिए कि वो जितनी उनकी कर रही है तो उनके रिस्पेक्ट की तरह उनको दिया जा रहा है। श्योर दी जानी चाहिए और मिलती भी है। हमारी फैमिली से जो एफर्ट्स मिलते हैं वो हमारी बड़ी सैलरी है। आई थिंक इट्स अ जॉब विदाउट सैलरी एंड इट्स अनकंडीशनल लव फॉर द फैमिली। हर किसी के अपने तरीके हैं। मेरी मम्मा भी घर पे काम करते हैं। आई थिंक अगर उन्हें सैलरी नहीं चाहिए और उनकी कोई और डिमांड है तो वो भी पूरी करी जानी चाहिए। उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए।
क्योंकि हर वुमेन जो भी घर पे काम करती है, माँ, हमारी भाभी, हमारी बहनें, हम खुद भी काम करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग हम सबको ना इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि इज्जत नहीं मिलती है नॉर्मली घरों में। आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 16 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो घर संभालती हैं, यानी आप उन्हें हाउस मेकर या गृहिणी कह सकते हैं। घरेलू कामकाज के लिए ये महिलाएं हर रोज औसतन 297 मिनट खर्च करती हैं। दूसरी ओर एक पुरुष घरेलू काम के लिए दिन भर में सिर्फ 31 मिनट ही देता है। जाहिर है महिलाएं घर के काम में पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा योगदान करती हैं। कुछ वर्ष पहले एक सर्वे भी हुआ था जिसमें एक आकलन किया गया कि आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली की गृहिणी को वेतन मिले तो कितना मिले, और इसका जवाब है करीब 45,000 रुपये। मिसाल के तौर पर एक हाउसवाइफ घर में बच्चों को संभालती है। अगर 2 बच्चों को डे केयर में रखा जाए तो महीने में 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, इसके लिए महीने के 6,000 रुपये रख लीजिए। इसी तरह उसे हाउसकीपिंग के काम के लिए 3,000, घर के खर्चे के हिसाब किताब यानी बजट को मेंटेन करने के लिए 4,000 रुपये, घर के बुजुर्गों की देखभाल या किसी बीमार की तबीयत का ख्याल रखने के लिए हर महीने 6,000, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर के तौर पर 6,000, बच्चों और घर के सदस्यों को गाड़ी में बैठाकर स्कूल, मार्केट या दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए यानी ड्राइवर के काम के लिए भी 8,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए। ये सारा खर्च जोड़ दें तो हाउसवाइफ के लिए हर महीने 45,000 रुपये की सैलरी बनती है। हो सकता है कि अलग अलग शहर, समाज और परिवार की स्थितियों के मुताबिक ये आंकड़े ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन एक हाउसवाइफ के परिश्रम का मूल्यांकन तो बनता ही है। आज हमने उन महिलाओं से भी बात की जो घर का काम काज छोड़कर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंची हुई हैं। औरतों को तो घर का प्यार मिल जाए, परिवार सही रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके घर में शांति रहे, उनके बच्चे ठीक रहे, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। वो सारा दिन काम करें, भूल जा कितना काम करा। वो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी जॉब है जिसका कोई वेतन ही तय नहीं होना चाहिए। बच्चों की देखरेख करना, उनको अच्छे से अपब्रिंगिंग देना, यही सबसे बड़ा टास्क है। मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की जॉब करे, वो खुद पैसा कमाए, वो 10-10, 20-20 हजार क्यों ना कमाए, क्यों वो दूसरों पर डिपेंड रहे, क्यों कानून बने, क्यों हम किसी पर डिपेंड रहे। एक बंदे की जो सैलरी है, एक मेड की सैलरी भी है, कम से कम 10-12 हजार है, तो इतनी तो कम से कम उन्हें मिलनी चाहिए। 10,000 से तो कुछ नहीं होता। सबसे पहले उनको वेतन, काम की कैटेगरी में घरेलू काम को रखा जाए। उसके लिए, उस घरेलू काम के लिए जितने भी सहयोग कर दिया जा सकता है तो देना चाहिए। गवर्नमेंट की ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। हमारा वेतन मिलेगा तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा, ये भी उन्हीं के लिए होगा, ये आदमी के लिए ही होगा। जो घर में हमें मिल रहा है पैसे, उसका भी हम मिसयूज नहीं करेंगे, उसका भी यूज ही होगा, घर में ही होगा। ध्यान देने की बात यह है कि कामकाजी महिलाओं को भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ऊंचे ओहदे पर हैं। जरा सुनिए उस दिन क्या हुआ था जब इंदिरा नूई को पेप्सिको का प्रमुख बनाया गया था। You might be president of PepsiCo, you might be on the board of directors, but when you enter this house, you're the wife, you're the daughter, you're the daughter-in-law, you're the mother, you're all of that. Nobody else can take that place. So leave that damn crown in the garage and don't bring it into the house. अब आपको एक बेहद हैरान करने वाला फैक्ट आज विमेंस डे के दिन बताते हैं। करीब 80 साल पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स मीड और रिचर्ड स्टोन ने जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला। लेकिन आप जानते हैं सिर्फ एक 23 साल की महिला जिसका नाम था फिलिस डीएन, उसने कहा कि ये जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एकदम गलत। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन में घर की जो महिला है उसके काम को तो कैलकुलेट किया ही नहीं गया। इंदिरा नूई का आपने भी एग्जाम्पल देखा। इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन है। जो किस्सा उन्होंने सुनाया वो करीब 15 वर्ष पुराना है। उन्हें कंपनी का प्रमुख बनाया गया और फोन पर इसकी जानकारी देने के बाद दफ्तर बुलाया गया। इंदिरा नूई ने सोचा कि पहले घर वालों को यह खबर सुना दूं, उसके बाद दफ्तर के लिए निकलूं। लेकिन घर पहुंची तो मां ने कहा सुबह के लिए दूध नहीं है, पहले बाहर से दूध लेकर आओ। इंदिरा नूई ने यह कहानी किसी शिकायती लहजे में नहीं सुनाई। उनका इतना पर कहना है कि भारतीय समाज की महिला चाहे सार्वजनिक जीवन में कितना भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, वो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाती। पिछले दिनों हुए एक सर्वे से पता चलता है कि भारत में महिलाओं और पुरुषों के वेतन में भी बहुत असमानता है। मिसाल के तौर पर 45% पुरुषों को 10,000 रुपए या फिर इससे कम सैलरी मिलती है, जबकि 10,000 रुपए से कम वेतन पाने वाली महिलाओं की संख्या 63% है और इनमें भी 32% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं।
यानी काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव किया जाता है। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है? क्या हमारा समाज घर के अंदर या बाहर किसी काम का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि ये मर्दों वाला काम है या औरतों वाला काम? पिछले दिनों चीन की एक अदालत ने एक शख्स को आदेश किया कि उसे अपनी पूर्व पत्नी को $8,000 यानी करीब 5 लाख रुपए देने होंगे। ये पैसे महिला को घर का काम करने के बदले में दिए जाएंगे। तलाक लेने वाली महिला ने कोर्ट में कहा कि उसने 5 साल तक चली शादी में बच्चे की देखभाल की थी, घर का सारा काम किया, जबकि पति नौकरी पर जाने के अलावा कोई काम नहीं करता था। दरअसल हाउसवाइफ को पगार देने के मामले में जो तर्क भारत में है, वही चीन या दुनिया के बाकी देशों में भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कहते हैं इराक में एक घरेलू महिला हर दिन 345 मिनट घर के काम करती है, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर ताइवान में ये आंकड़ा सबसे कम 168 मिनट है। भारत के मामले में हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ एक हाउसवाइफ हर रोज औसतन 297 मिनट काम करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे जुड़े नियम कानून या तो चुनावी होते हैं या फिर सीधे सीधे महिलाओं के किसी काम में नहीं आते। मसलन अदालतें भी उन्हीं महिलाओं का काम का मूल्यांकन करती हैं जिनका या तो तलाक हो रहा होता है या फिर मौत के बाद उनके परिवार वालों को मुआवजा देना होता है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि घर में किसी महिला के काम की कीमत किसी भी हालत में दफ्तर में उसके पति द्वारा किए जा रहे काम से कम नहीं है। इसके साथ अदालत ने सड़क हादसे में मारे गए पति पत्नी के लिए मुआवजे की रकम को 11,20,000 रुपये बढ़ाकर 33,20,000 रुपये कर दिया था। यहाँ वर्ष 2001 के लता वाधवा केस के बारे में जानना भी जरूरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हादसे में अगर किसी हाउसवाइफ की मौत हो जाए तो उसके परिवार वालों को मुआवजा इस आधार पर मिलना चाहिए कि घर के काम में उस गृहिणी का कितना योगदान था। कहने का मतलब ये है कि उन महिलाओं के लिए वेतन या भत्ते या अधिकारों की बात क्यों नहीं होती जो इस समय माँ, बहन, बेटी, पत्नी या बहू होने के साथ साथ हाउसवाइफ की भूमिका भी निभा रही हैं। ये तभी संभव होगा जब महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण होगा। सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है। जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो आधे से अधिक हूँ, पर अधिकार से अभी तक वंचित हूँ। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एक ऐसा रूल भी ला सकती है या तो ऐसा पॉलिसीज ला सकती है कि अनपेड वर्क जो है सिर्फ महिला नहीं करेगी। बर्डन करो, शेयर करो घर में काम का, तो अपने आप जो 500% ज़्यादा करती है महिला घर में काम हस्बैंड से या मेल पर्सन से, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लोकसभा में इस समय सिर्फ 14% महिला सांसद हैं। सदन में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जिसमें बीजेपी की 40 और कांग्रेस की 6 सदस्य हैं। 6 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोई महिला सांसद नहीं है। इसी तरह राज्यसभा में सिर्फ 11% महिला सांसद हैं। इन सांसदों की संख्या सिर्फ 27 है। मात्र 13 राज्यों से महिलाएं राज्यसभा में भेजी गई हैं। इनमें बीजेपी की 10 और कांग्रेस की 5 सदस्य हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है। आपको जानकर ये बताना चाहेंगे हम कि देखिए 2010 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ब्यूरो फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस ने एक डेटा इकट्ठा किया और उसके अनुसार 2010 में अमेरिका में चाइल्ड केयर इंडस्ट्री $20 बिलियन की थी। और अगर इसमें हाउस होल्ड वर्क ऐड कर दिया जाए जीडीपी में, मतलब घर का काम, तो करीब 26% की जीडीपी में वृद्धि होती है, यानी $3.8 ट्रिलियन। सोचे जरा। और खेल की अगर बात करें तो कोई भी खेल में महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन नहीं मिलता। इसके ऊपर बाकायदा इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन में कई बार आंदोलन हो चुके हैं। इस खबर में थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया है। कमल हसन का कहना है कि हाउसवाइफ के लिए सैलरी वाले
उनके आइडिया को डीएमके ने कॉपी कर लिया है। हमने आपको बताया तभी था कि कुछ महीने पहले कमल हासन ने इसका ऐलान किया था। वैसे आपने कभी सोचा है हम ऐसा क्यों कहते हैं कि महिलाओं का रंग गुलाबी है? ऐसा इसलिए क्योंकि गुलाबी दो रंगों से मिलकर बनता है, लाल और सफ़ेद। लाल का मतलब है क्रांति और सफ़ेद का मतलब है शांति। यानी एक महिला अगर शांति कायम कर सकती है तो वो क्रांति भी ला सकती है, घर के अंदर, घर के बाहर। जब आप किसी महिला से मिलें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें। कुछ ऐसी ही शांति और क्रांति की देवी मानी जाती हैं भंवरी देवी, जिनके साथ घोर अन्याय हुआ। लेकिन घोर अन्याय के बाद भंवरी देवी ने ऐसी क्रांति लाई कि पूरा सिस्टम हिल गया। आज हम उसी भंवरी देवी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाने जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि भारत के कानूनी इतिहास में विशाखा गाइडलाइंस का बड़ा नाम है। राजस्थान में 3 दशक पहले हुई बेहद दर्दनाक वारदात ने संसद से लेकर देश की शीर्ष अदालत तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था और साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया जो वर्क प्लेस पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ था। इन निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइंस कहा गया था। लेकिन इस पूरे मामले के केंद्र में एक ही नाम था, वो थी भंवरी देवी, जिन्होंने हार नहीं मानी और आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानते हैं वो भंवरी देवी कौन है और महिलाओं के लिए उनका मंत्र क्या है। भंवरी देवी, जो राजस्थान के भतेरी गांव और उसके आसपास के इलाकों में 3 दशक पहले ही महिलाओं के हक की आवाज बन रही थी, अचानक खुद ही पुरुष प्रधान समाज की दबंगई का शिकार बन गई। घटना भी भतेरी गांव की है। एक गुज्जर परिवार अपनी 1 साल की बेटी की शादी करने की तैयारी कर रहा था। भंवरी देवी ने इस बाल विवाह का विरोध किया। पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की। ये शिकायत भंवरी को भारी पड़ गई। गुज्जर परिवार नाराज हो गया। पहले तो उन्हें बिरादरी से बेदखल करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली तो 5 लोगों ने मारपीट के बाद घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पीड़ित भंवरी देवी और उनके पति थाने पहुंचे ताकि उनकी फरियाद लिखी जा सके और केस दर्ज हो। शिकायत दर्ज करना तो दूर, पुलिस ने पति पत्नी की एक नहीं सुनी और थाने से बैरंग लौटा दिया। यहां तक कि बयान भी दर्ज नहीं किया गया। 52 घंटे बीत गए, लेकिन मेडिकल चेकअप के नाम पर जरूरी कुछ भी नहीं किया गया। भंवरी देवी के साथ अत्याचार के साथ नाइंसाफी की हदें भी पार हो रही थी। लिहाजा उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जयपुर में ट्रायल कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इस बीच भंवरी के पति साई की तरह साथ रहे। वो आज भी कहती हैं कि चाहे पति हो, भाई हो या पिता, ऐसी घटना में परिवार को पीड़ित लड़की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए। कितना बड़ा रोल होता है इस तरह के घटनाक्रम में। मुझे ध्यान है कि आपके पति ने बड़ा साथ दिया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा मतलब एक आपके पति का भी कितना बड़ा इसमें हिम्मत बनाने में बड़ा रोल था। और क्या लगता है कि परिवार को कितना साथ देना चाहिए इस तरह का घटनाक्रम को? तो देखो, जे लड़की के साथ में घटना बीत जावे तो उन्हें माँ बाप, भाई और बड़ी बहन है तो वह पूरा परिवार वाला सासरा का साथ देना चाहिए जी। भाई इन बच्ची की कहीं गलती है, इन बच्ची की कोई गलती को नहीं, इन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए। पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए जी। मत बांधर तो अँ पगा माँ पड़े अडूकुब करे तो अतरो साथ देना चाहिए जी। हिम्मत बांधने लड़ना चाहिए, चुप न बैठना चाहिए। हमारा आदमी तो बहुत ज़्यादा साथ दिए। अब आज 4-5 महीना आ गया खत्म है, पर हम बहुत ज़्यादा साथ दिए। भंवरी देवी की इस लड़ाई में और उसके दर्द को देखते हुए देश दुनिया के कई संगठन भी भंवरी के कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतर आए। विरोध की मशालें जलने लगी। जगह जगह सरकार के खिलाफ पुतले जलाए जाने लगे। हाय हाय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। सरकार अभी कुछ कर पाती कि उससे पहले ही विशाखा नाम का संगठन भंवरी के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। विशाखा ने 4 महिला संगठनों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। ये 5 संगठन देश की शीर्ष अदालत 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के दर पर पहुंचे। अदालत में उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया, वो भी वर्क प्लेस को आधार बनाकर। कोर्ट ने फरियाद सुनी और अपना ऐतिहासिक हुक्म सुनाया। माननीय जजों ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न महिला के मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। यह हुक्म नजीर बन गया और आज हर दफ्तरों में इसे विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। अब हर दफ्तर में इस आदेश को मानना जरूरी है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तरों में होने वाले उत्पीड़न को भी परिभाषित किया, जिसमें कोर्ट ने गलत इशारे, टिप्पणी,
गलत व्यवहार और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना, इन सभी को उत्पीड़न की श्रेणी में रखा। भवरी की लड़ाई ने महिला अधिकारों को नई परिभाषा दे दी। हालांकि वो आज भी अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं हारी है। की उम्मीद में बैठी हैं, लोगों को जरूर आपसे न्याय मिल गया, लेकिन अब तक आपको नहीं। न्याय सरकार से लेर छोड़ूंगी, अठूंगो न चाहे 30 साल आ जाओ, चाहे उम्र ही गुजर जाओ हमारी, पर सरकार से न्याय हमारी माता और हमारी बहन का साथ में, हमारा साथ में न्याय लेर छोड़ांगा। चुप कौन बैठा पछाड़ी ने, क्यों हमारे बिट्टी योजना की महिला का साथ में भी जज करियो गलत काम, तो वहाँ ने भी न्याय मिले, जज जेल में गयो, जे हमारे भी वापिस जेल में जाओ दोषी। अरे काम काजी और तो कोड़ो भी कसे भी स्कूल में हो, चाहे गांव में हो, चाहे खेता में हो, पर वहाँ का साथ में न रहना चाहिए। जो अत्याचार वो साफ रहना चाहिए, जो डरपण होना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत बहादुर लड़ना चाहिए। आज भी महिलाओं के लिए भवरी देवी का एक ही मंत्र है, अन्याय के खिलाफ चुप मत बैठें, घर मत बैठो, लड़ाई करो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लड़की हो, चाहे खेता में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे काई में भी हो, चाहे कसे भी टीचर के साथ में हो, पर वचन है जो चुप न बैठनी चाहिए, जी हिम्मत बहादुर लड़नी चाहिए, न्याय लेना चाहिए। जी वहाँ भी मैं लड़ रही थी, चाहे हमारे बरोबर से लड़ाई लड़े, चुप न बैठे, हिम्मत बहादुर लड़े। चुप बैठ गई तो कहीं न्याय में लगो, फिर बैठे रहे चार दिवाली में, कहीं न्याय में लगो, आगे दिवाली की गेट तोड़ नकल बार लेंगे, हिम्मत बहादुर लड़ो, जब न्याय में लगो। मन तो मुँह नहीं तकलीफ बहुत ज्यादा आई थी, पर मैं सब ने 18 दिन में कभी नहीं, मैं तो लड़ूँ। फिक्र बंगाल की, जहां टिकट का टंटा और सियासी जोड़ तोड़ चरम पर है। आज भी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई झटके लगे हैं। उनकी पार्टी के 5 विधायक और कई नेताओं ने टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सिंगूर के विधायक रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, हबीबपुर से टीएमसी की पूर्व उम्मीदवार सरला मुर्मू, फुटबॉलर और विधायक दीपेंदु विश्वास, विधायक सोनाली गुहा, विधायक जुटू लाहिड़ी, विधायक शीतल सरदार, अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती, ये सभी वो लोग हैं जिन्हें टीएमसी ने इस बार टिकट नहीं दिया। इनके अलावा मालदा जिला परिषद के कई सदस्य भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी ने कहा कि अब बंगाल में टीएमसी की विदाई होगी और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। यहाँ 3 महिला जो राजनीतिक क्षेत्र में काफी पुराने समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं सम्मान के साथ, ऐसे सरला मुर्मू, सोनाली तनुश्री और सोनाली एरकम 3 जन, ऐसे 3 लोगों को हमने पहले ज्वाइन कराया महिला दिवस में। महिला सशक्तिकरण की तरफ बंगाल बढ़ रही है। वैसे जिन्हें टिकट नहीं मिला, क्या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा? खैर, सुना आपने, बीजेपी कह रही है कि अब बंगाल में महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पीएम मोदी और अमित शाह को ही झूठा बता दिया और बीजेपी के जय श्री राम वाले नारे का सामने अपना नया नारा कर दिया। देखिए कोलकाता से बंगयुद्ध की नई रिपोर्ट। बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में ये ममता दीदी का नया नारा है। सामने बीजेपी का अश्वमेध रथ है, जिस पर सवार मोदी और शाह जैसे सियासी योद्धा हैं, जिन्हें कभी ममता बनर्जी कम्युनल कहती रहीं, लेकिन अब की बार चुनौती ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए दीदी शक्ति की आराधना भी कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर चुनाव भी लड़ रही हैं। दरअसल महिला दिवस के दिन ममता बनर्जी ने बंगाल में शक्ति प्रदर्शन किया। जय बांग्ला के उद्घोष के साथ मध्य कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी तक हल्ला मार्च निकाला, जिसमें कई कॉलेज यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। मंच पर पहुंचते ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया और उन्हें झूठा बता दिया। সারি সারি ধাঁধা করে আর বাংলা এসে শুধু মিথ্যে
ममता बनर्जी यहीं नहीं रुके। बीजेपी पर बोलते बोलते उनका लाजमी आक्रोश आज फिर चेहरे पर झलका और नारेबाजी में खींच भी दिखी। तो सुना आपने, महिला दिवस के मौके पर भी ममता बीजेपी पर बोलते बोलते नाराज होती रही। शायद इसीलिए बीजेपी ने एक गाना रिलीज करके पूछा है कि ममता दीदी को इतना गुस्सा क्यों आता है। देश की एक और बड़ी फिक्र, जम्मू के रोहिंग्या कैंपों में अचानक से भागम भाग मच गई है। रोहिंग्या मुसलमान कैंपों से बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं। आलम यह है कि कैंप के बचे हुए लोगों ने अपने रिश्तेदारों के इंतजार में बिना कुछ खाए पिए जाग कर 2 रातें गुजार दी हैं। इस सब की वजह है होल्डिंग सेंटर्स, जहां अब तक 155 से ज्यादा रोहिंग्या रखे जा चुके हैं। सवाल है कि जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान एकाएक पुलिस के एक्शन से क्यों घबरा गए। जवाब जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये जम्मू के भटिंडी का किरयानी तालाब मोहल्ला है। ये मोहल्ला रोहिंग्या मुसलमानों का है, लेकिन यहां पर पिछले 48 घंटे से अफरा तफरी है, सन्नाटा है, तनाव है। कई घरों पर ताले जड़े हैं तो कई घरों के बाहर चंद मुट्ठी भर लोग हैं। हालांकि जो दिख रहे हैं उनके हाथों में भी खुद को नरसंहार का विक्टिम बताने वाले पोस्टर हैं। लेकिन इस सब की बड़ी वजह है 155 रोहिंग्या जो शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम से घर नहीं लौटे। पुलिस के बुलावे पर अपने कागजों की जांच कराने गए थे, लेकिन दिन भर चली जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ लोगों को तो घर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन बड़ी संख्या में जमा हुए रोहिंग्या को होल्डिंग सेंटर भेज दिया। कठुआ जिले की उपजेल जो हीरानगर में है, फिलहाल रोहिंग्या के लिए होल्डिंग सेंटर है। सभी को वहीं पर रखा गया है। इस अफरा तफरी के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, रोहिंग्याओं की बस्ती का पूरा जायजा लिया और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। मैं मौजूद हूँ रोहिंग्या बस्ती जम्मू में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो साफ तौर पे अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, हेल्प अस स्टे अलाइव। रविवार को ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाया, लेकिन इन सब के बीच आप देखते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ घरों में यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। ये लोग ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपको हमें अपने देश वापस भेजना है तो जल्द से जल्द एक साथ ही हमें अपने घर वापस भेज दिया जाए। आप ये बैनर जो आप दिखा रहे हैं क्यों? जो हम जाना तो वापस ले जाओ, तो सारी इकट्ठा बंदा जो परिवार होता है सारे इकट्ठा ले जाओ। जो सिंगल बंदा नहीं उठाना चाहिए, जो बच्चा भी है, छोटा भी है, परिवार भी है, सारी इकट्ठा एक ही बार ले जाओ। आप चाहते हैं कि आप अपने घर जाए और एक ही साथ लेके जाए? एक ही साथ लेके जाओ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरा परिवार में 5 लोग हैं। इस बस्ती में लगभग कितने लोग रहते हैं? इसमें 70 फैमिली लोग थे। क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम बर्मा से 2016 9 अक्टूबर में, सबसे पहले 2015 में हमारा दे हम किस लिए आया, हमारा बात ज़रा हमारा कहानी सुनो। ये हमारे लिए हमारा मिलिट्री ने, बर्मा का मिलिट्री हमारा मार के ये टूट दिया। दूसरा नंबर हमारा एक 2 साल वाला लड़की उन्होंने शहीद किया हमारा देश का मिलिट्री ने। फिर हम उसे हुआ जब हमारा बाबा ने कह रहा था बेटा तू यहाँ से जल्द निकल जा, तेरे जान के ऊपर खतरा आ जाएगा। उस वक्त हम दुनिया भी नहीं देखा, हम कहाँ से आया हम पता नहीं, हम पैदल आया था। अब आप चाहते हैं कि आप अपने घर देश वापस जाए? हम अभी चाहता है हम अपने हमारा देश बिल्कुल वापस जाऊंगा, लेकिन जैसे इंसान की तरीका से हम जाना है। ये तस्वीरें मानवीय जरूर हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू चौंकाने वाला है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम हैं। यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 से ज्यादा विदेशी हैं। सिर्फ जम्मू के 39 कैंपों में ही इनकी संख्या 6,523 से ज्यादा है और ये सांबा में भी फैले हुए हैं।
यहां 2008 से 2016 के बीच रोहिंग्या की तादाद 6000 से ज्यादा बढ़ गई। ये बड़ी फिक्र है जिसकी चिंता भारत सरकार को है। भारत सरकार म्यांमार से अवैध तरीके से आए रोहिंग्या मुसलमानों को हर हाल में वापस भेजना चाहती है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर या कोई भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आकर के यहाँ जब मर्जी रहे, और इन लोगों को संदिग्ध पाया गया है बहुत सी ऐसी घटनाओं में, तो इसलिए ये कार्रवाई करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 14,000 रोहिंग्या मुसलमान ही शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। भारत सरकार इन्हें संयुक्त राष्ट्र के जरिए शरणार्थी कहे जाने पर आपत्ति जताती है। यही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का दर्द है। केंद्र सरकार के एक्शन से फारूक अब्दुल्ला नाराज हैं और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति करते आ रहे फारूक अब यूएन चार्टर की दुहाई क्यों दे रहे हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है। आप उस मुल्क का हाल जानते हैं जिसे हम बर्मा प्राणा बर्मा, और जो जहाँ पे आप देखते हैं इस वक्त फौजी क्या क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पे दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। खबर है कि रोहिंग्या के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब उनमें से कुछ के पास से फर्जी दस्तावेज, जिनमें आधार कार्ड और पासपोर्ट भी शामिल है, बरामद हुए थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन महाअभियान चलाकर रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी और दूसरे विवरण जुटाने में जुटी है और खासतौर से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर रही है, जिनके पास पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है। उन्हें ही हीरानगर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया है और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार अवैध रूप से रह रहे हर विदेशी का पूरा हिसाब किताब कर उसे वापस भेजना चाहती है। आप जानते हैं कि पुलिस ने इन लोगों को क्यों ग्राउंड में बुलाया वेरिफिकेशन के लिए? क्योंकि एक जमाना था कि इस रोहिंग्या कैंप में किसी की घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। पुलिस तो छोड़िए, ये पत्रकारों को खदेड़ खदेड़ के पीटते थे। अब चीजें बदल गई। अब फिक्र सरहद की पिछले 10 महीने में हमने देखा कि कैसे एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में भारत ने चीन को पीछे धकेल दिया, उसके झूठे गुमान को कुचल दिया। लेकिन अब एक बार फिर चीन की एक और साजिश सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल 15 जून को गलवान की जंग में जब चीन चित हुआ तो पहली बार उसे भारतवर्ष की शक्ति का एहसास हुआ था। एक एक कर ड्रैगन की तमाम साजिशों की हवा निकल गई और विश्व शक्ति का दम्भ चूर चूर हो गया। हिंदुस्तान के शौर्य और पराक्रम के आगे चीन ऐसा चौंका कि 10 महीने के भीतर ही चाइनीज आर्मी को पैंगोंग इलाके से बोर या बिस्तर बांधना पड़ा, टेंट तंबू उखाड़ने पड़े। मतलब लद्दाख की लड़ाई ने चीन की अकड़ तोड़ दी। महीनों बाद बीजिंग ने यह बता ही दिया कि गलवान में उसके सैनिक मारे गए थे, तो डिसएंगेजमेंट के समय भी यह कबूल कर लिया गया कि पूर्वी लद्दाख में उनकी पोजीशन कमजोर हो रही थी। ड्रैगन आर्मी का हौसला हिलने लगा था और हिमालय की सर्दी में चाइनीज सैनिक दम तोड़ने लगे थे। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, चीन और भारत को सीमा मुद्दे के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में संदेह करना छोड़ देना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार कर अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। सुना आपने, 21वीं सदी के हिंदुस्तान से टकराकर बीजिंग के बोल बदल गए हैं, लेकिन फितरत वही है। इसीलिए हमारी टेंशन बढ़ाने वाली खबर यह है कि अब भारतीय सीमा के नजदीक तक चीन की बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। बताया जाता है कि इसी साल जुलाई से पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाले बॉर्डर के नजदीक चीन तिब्बत तक बुलेट ट्रेन चलाने लगेगा। 435 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर पटरी बिछाने का काम 2020 में ही पूरा हो चुका है। यानी चीन ने तिब्बत के लिहासा तक बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये ट्रेन चीन के लगभग सभी प्रांतों से होकर गुजरेगी। चीन का लक्ष्य 2025 तक हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क 50,000 किलोमीटर तक करना है। मतलब एक तरफ चीन भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक बातचीत कर रहा है,
क्योंकि अभी भी लद्दाख में गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक और देपसांग पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि चीन झुका भी है, वार्ता भी कर रहा है, लेकिन उसकी साजिशों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए लंबे सीमा विवाद और तनाव के बीच भी चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है और अब तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तिब्बत तक चाइनीज बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। न चीन चोरी से जाए, न चीनी पंथी से जाए। और आगे देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। सोनाली गुहा, दीपेंदु बिस्वास समेत 5 टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल। शुभेंदु का दावा, चुनाव आते आते दीदी अकेली रह जाएंगे। कोलकाता रैली में ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला। बोली, पहले दिल्ली संभालो फिर बंगाल देखना। बंगाल को महिला शक्ति चाहिए, सिंडिकेट नहीं। सेक्युलरिज्म पर योगी ओवैसी के बीच घमासान। ओवैसी का पलटवार, संघ को सेक्युलरिज्म से एलर्जी। महंगाई बेरोजगारी के लिए सेक्युलरिज्म नहीं, सरकार जिम्मेदार। उत्तराखंड को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल देहरादून में बीजेपी विधायकों की बैठक। केंद्र ने एनआईए को सौंपी एंटिलिया केस की जांच। उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल, बोले हम पर्दाफाश करेंगे। एनआईए जांच करती है तो समझो कुछ गड़बड़ है। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। भारत में फेज 2 शुरू होने के साथ ही कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को रफ्तार मिल गई है। 16 जनवरी से 28 फरवरी तक करीब 1 करोड़ 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगी थी। वहीं मार्च के पहले हफ्ते में ही 50 लाख से अधिक डोज दे दिए गए हैं, यानी हर दिन औसतन 7.5 लाख से अधिक डोज दिए गए। आने वाले दिनों में ये रफ्तार बढ़ने वाली है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद 66,000 लोगों ने वैक्सीन की डोज लिए। 59,600 लोगों ने पहला डोज लिया, जबकि 7,000 ने दूसरा डोज। दुनिया के साथ साथ भारतीय महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सुंदर पिचाई ने $25 मिलियन यानी करीब 183 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये पैसा भारत और दुनिया भर में मौजूद नॉन प्रॉफिट्स और सोशल एंटरप्राइजेस को अनुदान में दिया जाएगा। भारतीय मूल के पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पिचाई ने कहा कि भारत के गाँवों की 10 लाख महिलाओं को गूगल इंटरनेट साथी प्रोग्राम में बिजनेस ट्यूटोरियल, टूल्स और मेंबरशिप के माध्यम से मदद की जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस डे के अवसर पर महिला क्रिकेट से जुड़े देशों को तोहफा दिया है। आईसीसी ने कहा कि 2026 से वर्ल्ड कप समेत तमाम मेगा इवेंट से कई और टीमों को जोड़ा जाएगा। गवर्निंग बॉडी ने विमेंस डे के अवसर पर महिला क्रिकेट के विस्तार को लेकर फैसला लिया है। आईसीसी ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में 2026 से 10 की जगह 12 टीमें होंगी। वहीं 2029 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में 8 की जगह 10 टीमें हिस्सा ले सकेंगी। और अब देखते हैं जो है सो। मंदिर गया था, दर्शन करके जैसे ही पीछे मुड़ा पंडित जी ने आवाज दी, टीका तो लगवा लीजिए। मैं वापस पलटा, लेकिन दिमाग में जो पहली चीज आई वो ये कि यहाँ टीका कौन लगाएगा। दिमाग को ये बात समझने में कुछ देर लगी कि कौन से टीके की बात हो रही है। दिमाग हर शब्द को अपने हिसाब से प्रोसेस करता है। इस समय कोई कहे कि टीका टिप्पणी मत करो, या किसी किताब में लिखा हो भाषा टीका सहित, या फिर कहीं लिखा हो टीकाकार, सबसे पहले दिमाग वही टीका प्रोसेस करेगा जिसका इस समय बोलबाला है। देखना है भाई दूज के टीके तक यही हाल रहता है या तब तक सब टीकों का अपना अपना मतलब बहाल हो जाता है। वैसे इस दौर का कमाल देखिए, मानव इतिहास में पहली बार है कि बच्चे अपने माँ बाप को टीका लगवाने ले जा रहे हैं। बाकी तो जो है तो है। और बच्चों का टीका अभी तक तैयार नहीं हुआ कोरोना के लिहाज से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।